से देवनागरी का संबंध बताया। ठीक है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो कहते हैं लेखक ने गुजराती, बंगला, ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो आपको पता होगा कि देवनागरी लिपि में जो है नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सबको आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दे। ठीक है, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्या पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश में जो है प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं कि नागरी लिपि कब एक स्वादेशिक लिपि थी? ठीक है, नागरी लिपि कब एक स्वादेशिक लिपि थी, इसको बताना। नागरी लिपि कब एक स्वादेशी लिपि थी? तो ईस्वी जो है 8वीं और 11वीं सदी चल रही थी, उस समय नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह एक स्वदेशी लिपि थी, मतलब सभी जगह फैला हुआ था। देखिए देवनागरी लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? ठीक है, तो करीब 2 सदी पहले, ठीक है, मतलब 200 साल पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बन गए, मतलब टाइप जब से होने लगे तो इसमें पुस्तक छपने लगी। ठीक है, इस प्रकार जो है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। स्थिरता पकाने के मतलब पहले जो लिखा जाता था तो मतलब अलग अलग अक्षर हो जाता था, परंतु अब जो है एक ही तरह से जब लिखा जाता है कोई भी बुक को तो उसे क्या किया जाता है, टाइप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब से जो है पुस्तक छपने लगी तो देवनागरी लिपि में क्या आ गई, स्थिरता आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहते हैं कि उत्तर भारत की किन शासकों के प्राचीन लेख प्राप्त हुए? ठीक है, देखिएगा तो विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत के मिहिर भोज, ये सब जो देख रहे हैं आपको राजा का नाम। ठीक है, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, गुर्जरा, परितिहार राजाओं के अभिलेख से पहले पहले पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त हुए। देखिए पहले के जो राजा होते थे मिहिर भोज, महेंद्रपाल, गुर्जरा, ठीक है, और जो अशोक होते थे, ठीक है, इन सभी पहले लेख लिखवाते थे। लेख करने का मतलब कोई कोई पत्थर पर लिखा देते थे, कहीं स्तंभ वगैरह इतना बड़ा खड़ा करके लिखवा देते थे। ठीक है, कि राजा का शासन था, ठीक है, इतना इतना मतलब काम किए, तो ये सब लिखा देते थे। तो उससे पता चलता है कि ये जो था ना मिहिर भोज, इसे लेख प्राप्त हुए, वो भी कैसे, तो नागरी लिपि के लेख प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि गुर्जरा प्रतिहार कौन थे? ठीक है, गुर्जरा प्रतिहार कौन थे? तो कहते विद्वानों का विचार है कि गुर्जरा प्रतिहार बाहर से आए भारत थे। ठीक है, गुर्जरा प्रतिहार भारत के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। ठीक है, भारत के कहाँ से आए थे, बाहर से आए थे। 8वीं सदी के पूर्वार्ध अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौजा पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक थे। जो आप लोग देख रहे हैं मिहिर भोज, महेंद्रपाल, ये सब प्रतिहार शासक थे, कहाँ के, तो भारत के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, कहते हैं कि ब्राह्मणी और सिदम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? देखिए ब्राह्मी लिपि और सिदम लिपि की अगर तुलना करेंगे तो दोनों की मुख्य पहचान क्या है? तो पहचान है कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिदम लिपि के अक्षरों के सिर पर छोटी अड़ी लकीर और छोटे ठोस त्रिकोण है। ठीक है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि उनके अक्षर के सिर पर पूरी लकीर बनी होती है। ठीक है, और ये सिरों रेखाएं उतनी लंबी होती है जितनी कि अक्षर चौड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं या जो देख रहे हैं, या जो कौन सी लिपि में लिखी गई, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। ठीक है, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि आप लोग जैसे राम लिखे, ठीक है, र अम्मा राम, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाना हो, ये ब्राह्मी लिपि हुआ। सिदम लिपि में ऐसा नहीं, ये देखिए राम हुआ, रा माँ, ठीक है, ये इतने दूर उड़ाना है। ओके, इसके बीच यहाँ तक नहीं करना, इसका आगे भी नहीं करना। ओके, तो ये होता है सिदम लिपि। मगर ब्राह्मी लिपि में जो होता है मतलब कि शुरू से अंत तक होता है, रेखा जो कितनी लंबी होती है, जितनी अक्षर की चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर अगला,
नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। ठीक है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है। तो नागरी का नाम की उत्पत्ति तथा उसके अर्थ के बारे में विद्वान में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। ठीक है, देखिए नागरी और देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में जानकारी जो देता है, कहता है कि नागरी लिपि की उत्पत्ति का अर्थ है, इसके बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के जो नगर था ब्राह्मण, इसने पहले पहल जो है लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। परंतु दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का देवनागरी पड़ा। कहते हैं कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है। ठीक है, इस संबंध में लेखक के क्या जानकारी देता है। तो नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिए, जैसे कि 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी जो है साहित्य मिलने लगा। इसी काल में आर्य भाषा परिवार के आधुनिक भाषाओं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि नंदी नागरी किसे कहते हैं, इस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया। ठीक है, तो कहते हैं कि दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। कोंकण के सिलहार, मानीखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के जादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेख जो है लिपि को ही नंदी नागरी लिपि का नाम दिया गया है। नागरी लिपि पाठ का सारांश लिखिए। ठीक है, अथवा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। नागरी लिपि का सारांश लिखिए अथवा देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाए। दोनों का जो आंसर होगा सेम होगा। ठीक है, ऐसा न समझिएगा कि अथवा दिया तो आंसर अलग अलग है। देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली, जवारी, मराठी की लिपि भी नागरी है। संस्कृति और प्रकृति की पुस्तक भी देवनागरी में ही प्रकाशित होती है। ठीक है, गुजराती हपी भी देवनागरी से बहुत भिन्न नहीं, बल्कि बांग्ला लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि की वाहन ही है। सच तो यह है कि दक्षिण भारत की अनेक लिपियां नागरी की भांति ही प्राचीन ब्राह्मणों से विकसित हुई है। ब्राह्मी सदी में के श्रीलंका के शासकों के सिक्कों पर भी नगई आभार मिले हैं। महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने भी अपने नाम नगरी में खुदवाए। ये जो आप देख रहे हैं महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद इटा नहीं जाओगा, महमूद, ठीक है, गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब जो थे मुस्लिम शासक थे। ठीक है, शेर शाह सूरी, ये सब जो राजा थे मतलब कि भारत के नहीं थे। ठीक है, मतलब बाहर से आए हुए थे और भारत में आके शासन किए। तो इसने जब अपने नाम के जो नागरी लिपि खुदवाए थे तो ये सब नागरी लिपि में खुदवाए थे। ठीक है, और अकबर के सिक्कों पर अकबर भी थे जो कि अकबर के पिता बाबर हुआ थे। ठीक है, तो बाबर भी दिल्ली आने के अफगान से दिल्ली से आए थे। ठीक है, बहुत दूर से आए थे। तो बाबर जो थे आराम सिया शब्द अंकित है। कहने के मतलब जब अकबर के जब सिक्के चलते थे तो उस समय एक पट्टी राम सिया के फोटो होते थे और एक पट्टी अकबर के फोटो। ठीक है, ईसा के 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। नागरी नाम को लेकर तरह तरह के बीच था, किंतु इतना निश्चित था कि नागरी शब्द किसी बड़े नगर से संबंधित है। काशी को देवनगर कहते, हो सकता है वह प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। वैश्यगुप्त की राजधानी पटना भी है, देवनगर भी इसके नाम पर रखा गया हो सकता है।
जो भी हो, यह नगर लिपि विशेष लिपि नहीं थी। 8वीं-11वीं सदी में यह स्वदेशी लिपि थी। नागरी लिपि के साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती हैं। मराठी, बांग्ला आदि नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व बल्कि सुदूर दक्षिण से भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 हम कहते हैं कि नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने क्या बताया। ठीक है, तो देखिएगा, यह मान्य है कि नागरी लिपि किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। कहते पंडित पादत डिक्तम नामक एक नाटक है, इसे जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापित कि भारत उत्तर भारत की एक विशेष शैली नगर को नगर शैली कहते हैं। अतः यह नगर शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुणों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि के बाद भी देवनागरी नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर कालक्रम के से नगरी लेखों के संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों के संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं ने सिक्कों पर नगर अक्षर देखने को मिलते हैं। नगर अक्षर क्या चीज होते हैं, देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी में केवल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त बरगुन के पल्लम ताम्रपात्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी से 1000वीं के आसपास मल्लव नगर की नगर लिपि का इस्तेमाल होता है। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा के 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में 2 कोस की तिब्बत से जो हस्तलिपि है वह नागरी लिपि में 754 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंत दुर्गा का दान पत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ। 1850 में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सर संग्रह के रचिता मालती है जो नागरी लिपि में है। तो इस तरह से नागरी लिपि आपको समाप्त होता है। ठीक है, जिसके लेखक था नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य था। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए 14 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं बहादुर के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहादुर, ठीक है, बहादुर याद रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।